जय हिंद दोस्तों, मैं एक स्नैप सुल्तान राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 12 अगस्त 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर बताऊंगा हेडिंग, इसके बाद विस्तार से खबर पूरी देखें। बहुत शानदार खबर है, आखिर तक देखें और खबर अच्छी लगे तो फिर आपके विचार से जो भी करना है आप करें। ओके, अब पहली खबर हेडिंग, 8 सीपीसी की दो रिपोर्ट, FF 2.46 बेसिक पे 34% का इजाफा। ओपीएस बहाली पर वित्त मंत्री ने सांसद में दिया जवाब, पैसा नहीं। सीएपीएफ सैनिकों को कैंटीन शराब की लिमिट 5 साल खत्म। आर्मी महिला सीओ पर भेदभाव के आरोप, जवानों पर अत्याचार, सेना के अफसरों को फटकार। 2.1 सहायक प्रथा होगी बंद। ग्रेजुएटी का भुगतान दूसरी नौकरी में भी लागू। 507 रेलवे गेट मैन ईएसएम जेसीओआर की भर्ती। अब खबर विस्तार से। पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा है कि लोकसभा में एक प्रश्न उत्तर में कहा है कि सरकारी खजाना पर असहाय राजकोषीय दायित्व के कारण सरकार ने ओपीएस से दूरी बना ली थी और इस कारण से सोमवार को संसद में सूचित किया गया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कि लोकसभा में एक प्रश्न उत्तर में कहा कि सरकारी खजाना पर असहाय राजकीय दायित्व के कारण सरकार ने ओपीएस से दूरी बना ली थी। एनपीएस में परिभाषित अंशदान आधारित योजना, जिसे 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, सशस्त्र बलों को छोड़कर के लिए शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मचारियों के लिए पेंशन संबंधी लाभों में सुधार लाने के उद्देश्य से एनपीएस में संशोधन के उपाय सुझाने के लिए तात्कालिक वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। उन्होंने कहा कि हितधारकों के साथ समिति के विचार विमर्श के आधार पर एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य एनपीएस के तहत कवर किए गए केंद्र सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाना था। यह केंद्रीय गृह कार्यालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय का लेटर है, जिसमें कहा गया है कि उपरोक्त केंद्रीय मदिरा प्रबंध प्रणाली के तहत जारी मानक संचालन प्रक्रिया परिपत्र आदेश 6/2022 दिनांक 29/3/2023 के पैरा 2 के निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। कोई बदलाव नहीं। उपरोक्त के अतिरिक्त सीएलएमएस के तहत निम्न को मदिरा जारी करने का प्रावधान किया जाता है। सीएलएमएस में पात्रता शर्त 5 वर्ष की निरंतर सेवा निर्धारित की जाती है और बशर्ते कि कार्मिक को अनुशासनात्मक आधार पर सेवा से बर्खास्त और डिसमिस टर्मिनेट नहीं किया गया हो। नेक्स्ट खबर है, ये पूरा लेटर है इसके अंदर, बाकी आप लोग इसको पूरा पढ़ सकते हैं। ज्यादा पूरा पढ़ेंगे तो फिर न्यूज बहुत लंबी जाती है। ये उप महानिरीक्षक देवेंद्र सिंह नेगी के द्वारा लिखा गया है। और एक खबर है कि अब सिग्नल की एक और अनुशासनहीनता महिला सीओ से ऐसा लगता है कि ये कुछ महिलाएं सीओ एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अब एससीटीसी जबलपुर में एक टीटीआर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें महिला सीओ बेकाबू हो गई और घोर अवज्ञा पर उतर आई। सेवा में बहुत कनिष्ठ एक अधिकारी को द्वितीय आईसी नियुक्त किया गया है, जबकि उसने कई वरिष्ठ अधिकारियों को उसके अधीन रखा जा रहा है। यह महिला सीओ स्वयं कानून है, उन पर कोई नियम कानून लागू नहीं होते और नारी शक्ति के सौजन्य से इस तरह तो ध्यान नहीं दे रहा है और यह महिलाएं सीओ संगठन के सुस्थापित मूल्य, रीति रिवाजों और परंपराओं के सुनियोजित विनाश का कारण बन रही है। भटिंडा के बाद फिर से एक दुखद कहानी हुई है। तो देखिए, महिला सशक्तिकरण में जो महिलाएं जो है उच्च पद पर जाती है, लेकिन क्या है कि उनके बाद में उनका विवेक जो है थोड़ा सा घमंडी हो जाता है, जिसके कारण से ये सब ऐसी खबरें आती है। तो कृपया वो अपना विवेक बनाए रखें और अच्छे तरीके से कमांड करें, यही हमारी विनती है। और अभी तक जागा नहीं, एक महिला सीओ यह कहती है कि फिरती है कि मैं हूं माता शिवगामी देवी, मेरा वचन ही मेरा शासन है, को संगठन द्वारा सुलझाया नहीं जा सकता। जीवन साथी समन्वय पोस्टिंग का मतलब यह नहीं है कि एक स्टेशन में 2 सीओ पति और पत्नी जीवन साथी के समन्वय पोस्टिंग पर होंगे और वे अपने सामने उपलब्ध किसी भी चीज के साथ खिलवाड़ करेंगे। नीति पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। यह सैनिकों के बीच एक बहुत ही गलत संकेत देता है कि जब ऐसे बदमाश एक ही स्टेशन में अपनी इकाइयों की कमान संभालना शुरू कर देते हैं और सभी का जीना दुश्वार कर देते हैं। सरकारी विवाहित आवास सरकारी धन से खरीदी गई सभी वस्तुओं से सजा हुआ है और सरकारी आवास के रखरखाव के नाम पर जनशक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है और सभी प्रकार की अनियमितताएं चल रही है। बहुत ही इनकी जांच होनी चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, हमारी तो यही उम्मीद है। पुरुषों के लिए पद आरक्षित नहीं किए जा सकते। शीर्ष अदालत ने सेना शाखा में मनमाने पुरुष महिला कोर्ट की निंदा की है। जनरल भारतीय सेना के जज एडवोकेट जनरल जॉक शाह में पुरुष और महिला अधिकारियों के लिए 2.1
का आरक्षण नीति के रद्द कर दिया गया है और कहा कि पुरुषों के लिए रिक्ति आरक्षित या महिलाओं के लिए प्रतिबंधित नहीं की जा सकती है। अदालत ने इस प्रथा को मनमाना और समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया है। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति दीपाशंकर दत्ता की पीठ ने कहा है कि कार्यपालिका पुरुष के लिए रिक्ति आरक्षित नहीं कर सकती है और पुरुषों के लिए 6 और महिलाओं के लिए 3 सीटें मनमाना और भर्ती की आड़ में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। अदालत ने पुष्टि की कि लिंग तटस्थता के 2023 के नियमों का सही अर्थ एवं संघ का सबसे योग्य उम्मीदवार का चयन करेगी। महिलाओं की सीटों को प्रतिबंधित करना समानता के अधिकार और उल्लंघन को अदालत के आगे महिलाओं के उनके पिछले नामांकन न करने की क्षतिपूर्ति के लिए भारत संघ महिला उम्मीदवार से कम 50% रिक्तियां आवंटित करेगा। हालांकि पुरुष उम्मीदवार की तुलना में महिलाओं की योग्यता के बावजूद उन्हें 50% सीट का तक सीमित करना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। और 8वें वेतन आयोग के बारे में एक अच्छी खबर है कि 14 से 34% न्यूनतम वेतन वृद्धि की फिटमेंट फैक्टर पर अटकलें लगी हुई है अभी भी। और 8वें वेतन आयोग में लगातार चर्चाएं बढ़ी जा रही है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा उसकी कोई औपचारिक गठन नहीं हुआ है। ब्रोकरेज फर्मों के साथ साथ प्रमुख हितधारकों ने संभावित फिटमेंट फैक्टर और उसके परिणाम स्वरूप वेतन वृद्धि के लेकर अपनी उम्मीदें साझा की है। जारी 2 शोध रिपोर्टों के अनुसार प्रभावी वेतन वृद्धि की संभावना 13 से लेकर 34% तक की उम्मीद है। एक कैपिटल ने 9 जुलाई जारी में कहा कि फिटमेंट फैक्टर जो वेतन संशोधन के लिए प्रयुक्त गुणा इकाई है 1.83 से 2.46 के बीच में हो सकती है। उन्होंने आधार मामलों परिदृश्य के तहत जो फिटमेंट कारक के रूप में 1.82 पर आधारित है, प्रभावी वेतन 14% तक बढ़ सकता है। उनका औसत मामला पूर्वानुमान 2.15 के फिटमेंट फैक्टर का सुझाव देता है, जो कि वेतन में 34% की वृद्धि कर सकता है। हालांकि उच्च स्थिति में फिटमेंट फैक्टर 2.46 के अनुसार अनुशासित किया जा सकता है, जिसे एबिट कैपिटल अनुसार प्रभावी वेतन में 54% की वृद्धि होगी। दूसरी ओर कटक इंस्टीट्यूट इक्विटीज द्वारा 21 जुलाई को जारी एक नोट में फिटमेंट फैक्टर 1.8 का अनुमान लगाया गया था, जिसके वेतन में प्रभावी रूप से 13% की वृद्धि होगी। लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। सरकार अपना जो है आंख मूंद करके सो रही है और इसके ऊपर कुछ भी विचार करने के लिए है ही नहीं। पता नहीं क्या दिमाग लगा रखी है, कुछ क्या समझ में आ रहा है, क्या कर रही है सरकार, कुछ समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट खबर, सांसद प्रश्न पूर्व सेवा के लिए ग्रेच्युटी भुगतान के नियम। पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग डीबीटी ने केंद्र सरकार के आसन्न कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत ग्रेच्युटी भुगतान नियम 2021 अधिसूचित किया है। ये नियम स्वतः निकाय और कर्मचारियों पर स्वतः लागू नहीं होंगे। हालांकि कार्मिक और लोक शिकायत विभाग डीओपीडब्ल्यू ने दिनांक 12 फरवरी 2020 के कार्यालय ज्ञापन ओएम संख्या के तहत प्रावधान किया कि केंद्र सरकार ने समान अपने कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति मृत्यु ग्रेच्युटी के प्रावधान के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस वाले स्वतंत्र निकाय में दी गई है। सेवा को केंद्र सरकार के ग्रेच्युटी प्रदान करने के लिए गिना जाएगा, बशर्ते कि कर्मचारियों ने सरकार में दूसरी नियुक्ति लेने के लिए उचित अनुमति लेकर इस्तीफा दिया गया हो। बस दोस्तों, मेरे पास आज न्यूज यहीं तक थी। और एक रेलवे की न्यूज है गेटमेंट की, जिसमें 507 वैकेंसियां निकली हुई है, उसके बारे में आपको मैं बाद में बता दूंगा। बाकी दोस्तों, मेरे पास खबर आज यहीं तक है। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, राम राम।